क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है? क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अपना जो हिंदी का पोर्शन है उसको उच्च लेवल तक बढ़ाना चाहते हो या उसके स्कोर को ठीक करना चाहते हो, तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डाउट में रहते हैं। सारे क्वेश्चन आज के डाउट वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? ऑप्शन है 13, 12, 11 या 10। तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो स्वरों की संख्या है कितनी संख्या है अगर आपसे पूछ ली जाए तो ऐसे आपका 11 करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाता है? 11। इसमें ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। स्वरों की जो संख्या से आपसे 4 क्वेश्चन बनकर आते हैं, किसने 4 क्वेश्चन बनकर आते हैं। एक तो पूछ लिया जाता है आपसे स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। एक क्वेश्चन बनकर आता है आपका उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं? उच्चारण के आधार पर आपके कितने स्वर हो जाते हैं? तो उच्चारण के आधार पर आपके कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर उच्चारण के आधार पर होते हैं। कुल स्वर आपके 11 होते हैं। और बात करते हैं मात्राओं के आधार पर, तो एक क्वेश्चन बन लिया जाता है आपका कि स्वरों की संख्या मात्राओं के आधार पर कितनी होती है, तो मात्राओं के आधार पर आपके 10 स्वर होते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यह आपका एक डाउट ही बनकर रह जाता है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती? तो ऐसा एक मात्रा आपका स्वर ए हो जाता है। क्या? ए एक ऐसा मात्र स्वर है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो होगी वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी? यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 345 में या अनुच्छेद 346 में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किस अनुच्छेद में यह बात कह गई है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? तो यहाँ से आपका अनुच्छेद 343 ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए यानी 343 को चुना है वह बिल्कुल करेक्ट चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गौरव का विलोम क्या है? गौरव का विलोम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, 4 विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। आपको इनमें से एक विकल्प को सिलेक्ट करना होगा कि गौरव का विलोम क्या है। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि गौरव का विलोम क्या है। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? गौरव का विलोम आपका लाघव बी विकल्प सही जवाब हो जाता है। क्या लाघव आपका गौरव का विलोम है? तो क्या बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हर क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को जज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में यह आप इन क्वेश्चनों का उत्तर जानते हैं तो बता भी सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, आगत का विलोम क्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, पहले आप चुनिएगा, पहले अपने उत्तर को आप चुनिएगा, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था आगत का विलोम क्या है? अधिकतर जो बच्चे लगाई जाते हैं वह अनागत लगाई जाते हैं। इसका जवाब जो है अनागत लगाई जाते हैं, जो कि आपका एक नंबर यहाँ पर गलत हो जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब आपका बीगत हो जाता है। क्या? विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाता है। अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन सारे ऐसे ही क्वेश्चन है जो आप पता होने के बावजूद भी इन क्वेश्चनों को आप गलत कर जाते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल्दी से जल्दी बताइएगा, बलराम का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है? विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। आपके पास 5 से 6 सेकंड का टाइम है, सोचिएगा, विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। बलराम, इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बलराम का पर्यायवाची क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, बलराम का पर्यायवाची, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए बलभद्र को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ओहा पोहा का पर्यायवाची है? बताइएगा, ओहा पोहा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैं बता दूं इसका आपका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। असमंजस, क्या? विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इस क्वेश्चन में भी अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइएगा, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन है? विकल्प आपके सामने है,
इनमें से आपको संयुक्त व्यंजन छांटना होगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। इनमें से आपका संयुक्त व्यंजन क्या हो जाता है, डी व्यंजन। आपका डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अधिकतर बच्चों ने बी और सी को चुना होगा, जो कि आपके गलत है। बी और सी क्या है आपके, बी और सी आपके द्विगु व्यंजन है। बी और सी आपके द्विगु व्यंजन है। और जो विकल्प डी है गे, गे जो है वह क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है। आपका किससे बनकर बना होता है, वह आपका गे और न से मिलकर बनता है, क्या गे बनता है। तो आपका क्या है, गे ज्ञानी वाला गे जो है वह आपका क्या है, एक संयुक्त व्यंजन हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट का पर्यायवाची है। ऑप्शन है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या उल्हाना। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। आज जो है हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा वोकअप तैयार कराने वाले हैं, क्योंकि वोकअप के जो क्वेश्चन होते हैं अधिकतर बच्चों से गलत हो जाते हैं। तो इसी वीडियो में इसीलिए हमने आज वोकअप के इसमें पोर्शन को सिलेक्ट किया है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या था, उत्कृष्ट, उत्कंठ, उत्कंठा था आपका, सॉरी पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। उत्कंठा का जो पर्यायवाची है वह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, तो लालसा। इसमें ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चुईया का क्या अर्थ है। ऑप्शन है पहाड़ खोदकर चुईया निकालना, कम परिश्रम और लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, या परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको मान लिया होगा, आप इस क्वेश्चन को जज कर ही लिया होगा। आपने इस क्वेश्चन को जज कर ही लिया होगा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ क्या है। तो क्या है इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाता है डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प डी यानी परिश्रम बहुत और लाभ बहुत ही थोड़ा को चुना है, या विकल्प डी को चुना है, वह बिल्कुल सही चुना है। तो जिन बच्चों के अभी तक जवाब सही हैं वे बिल्कुल उनकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। अगर आपने भी अभी तक एक दो क्वेश्चन इधर से उधर हुआ है तो आपको पढ़ने की अभी जरूरत है। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी जो आपकी 2021 की परीक्षा थी उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी है। ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में, सौराष्ट्री लिपि में, या गुरुमुखी लिपि में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी है। तो हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। कौन सी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ के चांद वसूल करना, या चौथ का चांद सुंदर होता है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अपने विकल्प को सेलेक्ट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है किसी के लिए अशुभ होना। ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निहि प्लस चेष्ट का संधि क्या होगी। आपको जो संधि विशेष दिया है, निहि विसर्ग संधि है आपकी, प्लस चेष्ट का जो संधि शब्द होगा वह कौन सा होगा। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, या डी विकल्प। तो जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि है। और इसका सही जवाब क्या होगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए निश्चेष्ट को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जो थोड़ा जानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आपको बताना होगा जो थोड़ा जानता हो, उसके लिए वाक्य का एक वाक्य में मतलब एक शब्द में प्रयोग कीजिए। ऑप्शन है अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ या सर्वज्ञ। तो आपको बताना होगा जो थोड़ा जानता हो, तो उसके लिए आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए आप किन का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए जिन बच्चों ने भी इसका अल्पज्ञ ए विकल्प को चुना है, अल्पज्ञ को चुना है, वह बिल्कुल सही चुना है। जो थोड़ा जानता हो मतलब कम जानता हो, तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन है लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, लाल फूल। क्या लाल फूल आपका
गुणवाचक विशेषण है, 5 लड़के क्या है संख्यावाचक विशेषण है, और 10 हाथी तो इसमें संख्या का भाव उत्पन्न हो रहा है, और लाल फूल कैसा है उसके गुण को दर्शा रहा है, क्या लाल फूल कैसा है लाल, तो इसके क्या है इसमें इसके गुण को दर्शाया गया है, तो ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है सूरज का तत्सम शब्द क्या है। विकल्प आपके सामने है सूर्य, सूर्या, सूर्य या सूर्य। तो आपको बताना होगा सूरज का तत्सम शब्द, सूरज का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य को चुनने वाले या ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस शब्द की वर्तनी सही है। आपको इनमें से सही शब्द को चुनना है। 4 विकल्प आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय आपका लिखा हुआ है, तो आपको बताना होगा सही विकल्प कौन सा है। इनमें से सही वर्तनी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी चुनिएगा सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी, आपकी सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी। तो बात करते हैं विकल्प डी की, तो विकल्प डी में जो र है वह आपका तय पहर है, तो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। सी भी आपका सही जवाब हो जाता है। और अधिकतर बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय विकल्प ए वाला भी लिखा हुआ देखा होगा और बी वाला भी देखा होगा। तो इसमें आपका सही जो होता है, इसमें आपका सही जो होता है आपका क्या हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकल्प बी वाला इसमें सही होता है। मगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो विकल्प ए में जो अंतर्राष्ट्रीय लिखा है ऐसे देखा है, जो आपकी व्याकरण की दृष्टि से गलत होता है, मगर किताबी लैंग्वेज में यह साहित्य लैंग्वेज में सही हो जाता है पहला वाला। मगर अंतर्राष्ट्रीय आपका बी जो ऑप्शन बी है वह आपका बिल्कुल ही सही लिखा है, तो इसमें आपको विकल्प बी को चुनना है। अगर आपको शुद्ध वर्तनी छाटने को आती है तो आपको विकल्प बी को ही चुनना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन है मैं, वह, कोई या तेरा। तो आपको बताना होगा ऐसा शब्द कौन सा है जो सर्वनाम से बना है और एक विशेषण भी है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, जो सर्वनाम से तो बना है मगर एक विशेषण भी है, तो ऐसा शब्द कौन सा है। तो ऐसा इनमें डी विकल्प दिया है, तेरा एक ऐसा है जो विशेषण भी है और सर्वनाम से बना है, तो डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है चयन, चयन, चयन या चयन। तो आपको बताना होगा चयन। तो चय यह आपका किससे बनकर होता है, तो यह आपका मिलकर बनता है या तो आपका ए हो जाए या ए हो जाए। तो इससे क्या मिलकर बनता है आपका यह बनता है, या आपका ये हो जाए बड़ा वाला ए या ए हो जाए, तो भी आपका क्या बनता है यह बनता है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। तो सी विकल्प आपके सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है सहित शब्द का चयन कीजिए। तो आपको इसमें वर्तनी छांटनी है। आपको बताना होगा शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। परिणति, तो आपको बताना होगा परिणति इसमें कौन सा लिखा है। ए विकल्प गलत जवाब हो जाएगा, बी विकल्प गलत जवाब होगा और डी भी इसमें आपका गलत होगा। तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। यह क्वेश्चन आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैं मानता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का पता ही होगा कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखर ए जीवनी के जो लेखक हैं वे कौन है, तो इसमें कौन हो जाएगा अज्ञेय जी। विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब सही जवाब होगा। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यमा की रचयिता कौन है। जो यमा आपकी रचना है, जो यमा रचना है वह किसकी है, तो वह किसकी हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। मैं मानता हूँ कि आपने विकल्प सेलेक्ट कर लिया होगा, तो महादेवी वर्मा आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। और एक आपसे रचना पूछी जाती है कायामनी। यह रचना हमने आपको टेस्ट के रूप में दी है कायामनी। इस रचना को आपको बताना होगा कि इसके लेखक कौन है या किसके द्वारा यह रचना आपकी लिखी गई है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो अवश्य ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चे गलत कर जाते हैं। तो अपहरण, तो पहले इसका क्या करेंगे, पहले हम इसकी जब संधि करेंगे तो अप प्लस हरण। तो इसमें से आपका अप उपसर्ग कौन सा होता है, पहले वाला। तो अप कौन से विकल्प में है, तो विकल्प सी में है। तो सी विकल्प आपका इसमें सही जवाब होगा। तो सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही था। आपका अगला क्वेश्चन है उनमें में
किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उप का, उद का, अपी का या अभी का। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा इनमें से किस उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है। तो इनमें से इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से आपका इसमें उद का प्रयोग हुआ है। किसका? उद का। बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी प्रमुख रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की, मीराबाई की। तो आपको बताना होगा गीतावली किसकी रचना है। तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गीतावली किसकी रचना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि गीतावली किसकी रचना है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निगुण में कौन सा उपसर्ग है? निगुण में आपका कौन सा उपसर्ग है? निर, अनु, परि या नी। तो कौन सा हो जाएगा? तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऐजान बाहु, समबाहु, ऐजाना बाहु या विषम बाहु। तो क्वेश्चन में पूछा गया था जिसकी भुजाएं घुटनाएं, जिसकी भुजाएं घुटनों, जो आपके घुटने होते हैं उस तक लंबी हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से जल्दी बताइएगा। उसको हम समबाहु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम समबाहु या विकल्प बी के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कैसे कहते हैं? उसको हम आशुतोष कहते हैं। क्या कहते हैं? डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भी इनमें से अव्ययी भाव समास नहीं है? विकल्प आपके सामने है, आपके सामने विकल्प शो हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा नहीं है। तो इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा नहीं हो जाता है? यथार्थ ए सही है, आपका होगा यथा। प्रतिमास आपका यह भी होगा और प्रतिदिन आपका यह भी होगा। तो इसमें से आपका क्या हो जाता है? डी विकल्प इसमें आपका गलत जवाब होगा। तो डी विकल्प में आपका अव्ययी भाव समास नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, इन देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। आपको बताना होगा ऐसा इनमें से कौन सा देश है जिनमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो मॉरिशस में हिंदी का जो प्रयोग किया जाता है वह बोलने और लिखने में किया जाता है। अधिकतर बच्चों ने यहाँ पर पाकिस्तान को भी चुना होगा कि पाकिस्तान, मगर जो पाकिस्तान की जो प्राथमिकता दी जाती है वह आपकी उर्दू भाषा को दी जाती है। कहाँ पर? तो पाकिस्तान में अधिकतर उर्दू भाषा आपको देखने को मिलेगी। अधिकतर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको पाकिस्तान नहीं लगाना होगा, आपको यहाँ पर मॉरिशस लगाना होगा। क्या? आपका अगला क्वेश्चन है, जुगुत्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है करुण रस का, रौद्र रस का, विभत्स रस का या अद्भुत रस का। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, जो जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो बी भत्स रस। क्या? सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम यह जज कर सकते हैं कि इस वीडियो ने हमारे इतने सब्सक्राइब दिए और हम अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है, या छंद का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपके विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आपने इस क्वेश्चन को जज कर लिया होगा। तो मैं मानता हूं कि सही विकल्प चुना होगा। तो ए विकल्प को चुनने वालों का सही जवाब हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था छंद का प्रकार नहीं है, तो छंद का प्रकार कौन सा नहीं है? ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के मूल जो भेद हैं के अंतर्गत आते हैं या से निहित हैं। तो किस में है? ऑप्शन है व्यंजक संधि में,
स्वर संधि में, विसर्ग संधि में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि किसके प्रमुख भाग हैं? कौन सी संधि के प्रमुख भाग हैं? तो कौन सी संधि के प्रमुख भाग हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है स्वर संधि के प्रमुख भाग हैं। किसके? स्वर संधि के प्रमुख भाग हैं। तो बी विकल्प में आपको स्वर संधि दी है, तो स्वर संधि यानी कि विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है पदभ्रष्ट। पदभ्रष्ट का उपयुक्त समास चिन्हित है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पदभ्रष्ट। पदभ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है तत्पुरुष समास। तो जिन बच्चों ने भी तत्पुरुष समास को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो तत्पुरुष समास आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, या अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी है, उसमें कौन सा समास है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्विगु समास, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी द्विगु समास यानी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चनों के डिटेल्स में जाकर नहीं बता सकते। अगर हम इन क्वेश्चनों की डिटेल्स में जाकर बताएंगे तो वीडियो आपकी बहुत ही लंबी हो जाएगी, जिसको आप नहीं देख पाओगे। लगभग जो 37 क्वेश्चनों की वीडियो है, हर प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो लगभग मान के चलो कि 50 से 60 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो वीडियो को थोड़ा सा छोटा करने के लिए थोड़ी सी जल्दी ही पढ़ाया जा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सुमित्रा नंदन पंत की ऐसी कौन सी कृति थी जिसमें उन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कौन सी पुस्तक पर मिला था या कौन सी कृति पर मिला था? तो चिदम्बरा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही चुना है। तो जिन्होंने भी चिदम्बरा को चुना है या चिदम्बरा को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है विषाद शब्द का विवर्तित जो रूप है वह क्या है? विवर्तित शब्द कौन सा है? जो विपरीत क्वेश्चन में पूछा गया है, जो विषाद आपका शब्द दिया है उसका जो विपरीत अर्थ वाला शब्द है वह कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा है। आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ऑप्शन है शौर शैली से, पेशावजी से, मागधी से या अर्घ मागधी से। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रज भाषा का जो विकास हुआ था वह अपभ्रंश के किस भाग से या किस भाग से हुआ था? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किस भाग से हुआ था। तो शौर शैली को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ पर कुशार्ग कौन सा विशेषण है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कुशार्ग जो है वह कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है परिणाम बोधक, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो उत्कर्ष की क्या बताई गई है? यहाँ पर उत्कर्ष का गुण बताया गया है। कैसा विद्यार्थी है? कि उत्कर्ष जो है एक जो कुशार्ग क्या है? कुशार्ग विद्यार्थी है। तो उत्सर्ग का क्या बताया गया है? यहाँ पर गुण बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन भक्तिकालीन कवि इनमें से कौन से नहीं है? ऑप्शन है ए बिहारी, बी सूरदास, कबीरदास या तुलसीदास। तो बताइएगा भक्तिकालीन कवि इनमें से कौन नहीं है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिहारी। ए विकल्प इसमें सही जवाब हो जाता है। तो हमने आपसे इस वीडियो में पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि सतसई किसकी रचना है? सतसई जो रचना है वह किसकी है? तो किसकी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा, बिहारी जी की है। तो अगर आपने अभी तक इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं बताया था तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता चल ही गया होगा। आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको निर्देश दिया है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए हैं।
एक त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और अनुरूप ए बी सी विकल्प को चुनिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा, ऐसा आपको विकल्प दिए हैं, आपको त्रुटि वाला, इसमें आपको त्रुटि वाला जो शब्द है वह चुनना है। आपका ऑप्शन ए है रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई भी त्रुटि नहीं है। तो विकल्प है आपके सामने, बताइएगा इनमें कौन से में त्रुटि दी गई है। तो कौन से में त्रुटि दी गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भक्ति काल की सबसे क्या श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कैसी श्रेष्ठ रचना माना जाती है? तो विकल्प बी में इसमें क्या है, त्रुटि दी गई है। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, कोई भी त्रुटि नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। ठंड के दिनों में सही है, ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रातः काल के समय, जब आपको प्रातः काल दे दिया गया है तो यहाँ पर समय का कोई जिक्र नहीं आता। किसका? समय का कोई जिक्र नहीं आता। तो बी विकल्प में आपको त्रुटि दी गई है, सी विकल्प आपका सही जवाब है। सर्दी काफी बढ़ जाती है, तो इसमें क्या बी विकल्प में आप त्रुटि दी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? विसर्जन हो चुकी थी, या कोई भी त्रुटि नहीं है। तो जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तो बिल्कुल सही वाक्य है। पर पहुंचा तब सभा तो बिल्कुल सही लिखा गया है। सी विकल्प में आपको गलत जवाब दिया गया है। क्या? विसर्जन हो चुका था। क्या? विसर्जन हो चुका, क्या हो चुका था? विसर्जन, सभा में विसर्जन हो चुका था, यहाँ होता। तो आपका सी विकल्प इसमें सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, या कोई भी त्रुटि नहीं है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बस बहुत भरी हुई थी। तो इसमें आपको चुनना होगा कौन से में त्रुटि है। खंड ए में त्रुटि है, बी में त्रुटि है, सी में त्रुटि है, या कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपकी कोई भी त्रुटि नहीं है, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। जो आपको विकल्प दिए गए हैं इसमें आपकी कोई सी भी त्रुटि नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, त्रुटि नहीं है। बताइएगा। उसने लिखा था कि उसकी जो दुकान पर है वह शुद्ध गाय का घी मिलता है। ऑप्शन ए में त्रुटि है, बी में त्रुटि है, सी में त्रुटि है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, इसमें क्या है? त्रुटि है। क्या हो जाएगा? गाय का शुद्ध घी मिलता है, ऐसे होता आपका अगला क्वेश्चन है, पत्थर को जोक नहीं लगती के समानार्थ वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है, सबल का शोषण नहीं होता, यो आपका मजबूत चीज, ये थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर आपका होगा मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो घृतों में प्राय टकराव नहीं होता, या हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यो हड्डी लिखा हुआ है तो यहाँ पर था आपका हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पत्थर पर जोक नहीं लगती, पत्थर पर जोक नहीं लगती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, इस वाक्य का सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा हड्डी लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो इन चीज़ों पर ध्यान ना दीजिएगा। तो क्या डी विकल्प आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आंख न भाना में समानार्थ वाक्य का चयन कीजिए। उपेक्षा करना, विरक्त होना, या तटस्थ होना, या बिल्कुल अच्छा ना लगना। एक आंख का आपसे क्वेश्चन में पूछा था, एक आंख न भाना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट जवाब जो होता है, आपका सही जवाब क्या हो जाता है? बिल्कुल अच्छा न लगना। क्या? बिल्कुल अच्छा न लगना आपका सही जवाब हो जाएगा। विहंगम दुष्टि के समानार्थ वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है, गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर, या सरसी नजर। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरसरी नजर, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? सरसरी नजर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, काटो तो खून नहीं के समानार्थ वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना,
भय के कारण। आपसे क्वेश्चन है तीसरा जो विकल्प है आपसे इसमें वह है कि भय के कारण एक स्तंभ बन जाना। क्या? भय के कारण एक स्तंभ बन जाना। जैसे आपको देखा होगा, अगर आप किसी बच्चे को डांट देते हो तो वह स्तंभ की तरह बिल्कुल शांत स्वभाव में खड़ा हो जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन का यही मतलब है। और आपका क्वेश्चन है गुस्सा शांत हो जाना। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपका सही का जवाब हो जाता है भय के कारण। सी विकल्प वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। भय के कारण स्तब्ध हो जाना, क्या? एक स्तंभ के रूप में खड़ा हो जाना। तो सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अंगुली उठाना के समानार्थ जो वाक्य है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन है क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना या अस्वीकार करना। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोष की ओर संकेत करना। तो आज की वीडियो का यह क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था। तो हम आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन में बताना होगा कि हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपका ये हो गया और एक क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है। तो अगर आप भी इन दो क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मैं मानता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।